स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेक्शन बी में तंत्रिका तंत्र के अंदर पिछले लेक्चर में हमने तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन की स्ट्रक्चर या संरचना को पढ़ा था। सेकंड मैंने प्लाज्मा झिल्ली, जो न्यूरॉन की जो झिल्ली है, उस झिल्ली की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था। यानी जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो झिल्ली पाई जा रही है, न्यूरॉन की जो कोशिका झिल्ली है, वो 3 अवस्थाओं के अंदर होती है। उन अवस्थाओं के द्वारा ही जो तंत्रिका आवेग है या न्यूरल जो इम्पल्स है, उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। उन 3 अवस्थाओं का जिनके बारे में हमने कल लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था। फर्स्ट जो स्टेज थी, मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट जो स्टेज है उसे बोला जाता है पॉलराइज्ड कंडीशन, पॉलराइज्ड अवस्था। सेकंड होती है डीपॉलराइज्ड अवस्था। और थर्ड स्टेज होती है रीपॉलराइज्ड स्टेज या अवस्था, रीपॉलराइज्ड स्टेज या रीपॉलराइज्ड अवस्था। अब पॉलराइज्ड कंडीशन, डीपॉलराइज्ड कंडीशन, रीपॉलराइज्ड कंडीशन, इन्हें हम हिंदी में यदि बोलना है ध्रुवित अवस्था, ध्रुवित अवस्था। डीपॉलराइज्ड को बोला जाता है विध्रुवित अवस्था, विध्रुवित अवस्था। और इसको बोला जाता है पुनर्ध्रुवित अवस्था, पुनर्ध्रुवित अवस्था। 3 अवस्थाएं जो है झिल्ली के अंदर, न्यूरॉन की झिल्ली में पाई जाती है। कल पॉलराइज्ड कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा है कि ध्रुवित अवस्था न्यूरॉन में क्यों पाई जा रही है, उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो पॉलराइज्ड कंडीशन है वो कौन सी अवस्था है। ये न्यूरॉन की झिल्ली है, इसमें बाहर की ओर प्लस चार्ज, बाहर की ओर इसमें कौन सा चार्ज मिलेगा, प्लस चार्ज। अंदर की ओर इसमें पाया जाता है माइनस चार्ज। इसके कारण मैं कल बता चुका हूँ कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्यों पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों मिल रहा है। इसके रीजंस के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कंडीशन क्यों पाई जाती है। सोडियम आयन के कारण यहाँ बाहर पॉजिटिव कंडीशन है, अंदर जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इसलिए नेगेटिव कंडीशन है। सामान्य अवस्था में न्यूरॉन की जो झिल्ली है वो इस कंडीशन में पाई जाती है। इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, पॉलराइज्ड या ध्रुवित अवस्था। ये कंडीशन कहलाती है पॉलराइज्ड या ध्रुवित अवस्था। जब न्यूरॉन की झिल्ली में बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज हो, इसको ध्रुवित अवस्था कहते हैं। इस स्टेज में जो झिल्ली का विभव होगा, पोटेंशियल जो होता है, विराम कला विभव कहलाता है। इस अवस्था में इस झिल्ली का जो विभव है, पॉलराइज्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल इसके अंदर होगा, उसे बोला जाता है विराम कला विभव। चार्ज का डिफरेंसेज है, प्लस माइनस चार्ज है, इसलिए पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होता है, जिसे विराम कला विभव कहते हैं। या रेस्ट कंडीशन में है न्यूरॉन, इसलिए इसको विराम कला विभव नाम दिया है। इस विराम कला विभव का मान कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। यानी जब न्यूरॉन काम नहीं कर रहे हैं, इन प्लस चार्ज माइनस चार्ज के कारण इसमें विराम कला विभव पाया जाएगा। पॉलराइज्ड कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट होगी। ये पॉलराइज्ड कंडीशन है। सेकंड है डीपॉलराइज्ड कंडीशन। डीपॉलराइज्ड कंडीशन क्या होती है, ये जो हमने झिल्ली बनाई है, इस झिल्ली में जब कोई उद्दीपन न्यूरॉन को प्राप्त होगा तो कुछ चेंजेज आते हैं। वो चेंजेज किस तरह से आते हैं, जैसे बाहर है यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ भी कौन सा चार्ज है, प्लस।
जब पॉलराइज्ड अवस्था में न्यूरॉन को उद्दीपन प्राप्त होगा, स्टिमुलस प्राप्त होगा, तो क्या होगा, जो यह पॉजिटिव चार्ज थे, जो Na+ आयन है वो अंदर की तरफ आएंगे, Na+ आयन अंदर की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो अवस्था है, इस अवस्था को डीपॉलराइज्ड कंडीशन कहते हैं। ये जो स्टेज है, इस स्टेज को कौन सी अवस्था बोला जाएगा, डीपॉलराइज्ड। ये केवल यानी झिल्ली में एक साइड पर, एक स्थान पर बाहर नेगेटिव चार्ज हो गए, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गए। क्यों हुए, जब स्टिमुलस मिला, सोडियम आयनों के जो चैनल है वो ओपन हुए, सोडियम आयन अंदर आए, सोडियम आयन जब एक साथ अंदर आए, अंदर चार्ज हो गया प्लस, बाहर चार्ज क्या हो गया, माइनस, क्योंकि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसके कारण था, सोडियम आयन के कारण। ये जो कंडीशन है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था को कौन सी अवस्था बोला जाएगा, डीपॉलराइज्ड अवस्था, डीपॉलराइज्ड स्टेज या डीपॉलराइज्ड अवस्था। अब डीपॉलराइज्ड में और क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर पहले विराम कला विभव था, डीपॉलराइज्ड में स्टिमुलस मिला, उद्दीपन मिला, तो जो यहाँ अब विभव जो इस झिल्ली के अंदर इस साइड पर, इस स्थान पर जो विभव होगा, उस विभव को पहले तो बोला जाता है क्रियात्मक विभव या क्रिया विभव। विभव को क्या बोला जाएगा, क्रिया विभव। पहले विराम कला विभव था, अब क्रिया विभव, और इसकी वैल्यू होती है +30 मिलीवोल्ट। क्रियात्मक विभव है, उसकी वैल्यू क्या होगी, +30 मिलीवोल्ट। अंदर जो बाकी चार्ज है वो सेम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले प्रेजेंट थे। यहाँ पर अंदर की तरफ ये माइनस चार्ज, और इधर भी ये कौन सा चार्ज पाया जाएगा, माइनस चार्ज। पूरा साइट ए की बात करें, पूरे साइट ए को हम दर्शाएं इस तरह से, पूरी साइट ए को दर्शाएं तो यहाँ भी चेंजेज आ जाएगा चार्जेज के अंदर हो जाएंगे प्लस चार्ज, बाहर हो जाएंगे माइनस चार्ज। ये साइट ए है, एक झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला स्तर है जिसमें चेंजेज हुआ, बाहर माइनस चार्ज, अंदर कौन से चार्ज हो गए, प्लस चार्ज। इस कंडीशन को डीपॉलराइज्ड कंडीशन या विध्रुवित अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में जो चार्ज है, क्रिया विभव है, वो कितना हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट। 100 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, जो सोडियम आयनों के अंदर आने के कारण 100 का डिफरेंस आ जाता है। -70 + 30 है, कितने का डिफरेंस, 100। तीसरी अवस्था है हमारी रीपॉलराइज्ड कंडीशन। रीपॉलराइज्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब ये जो प्लस चार्ज यहाँ अंदर आया है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो एक तरह से यहाँ पर इम्पल्स, क्रियात्मक विभव स्टार्ट हुआ, ये प्लस चार्ज इसको किस में बदल देगा, प्लस में, और फिर खुद क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस चार्ज इसको प्लस में बदलेगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, इसको बदलेगा, इसको बदलेगा, इस तरह से जो आवेग है उसका संचरण इसके अंदर किया जाएगा। तो रीपॉलराइज्ड का सीधा सा मतलब ये है, जो स्टार्टिंग में पॉलराइज्ड अवस्था थी उसको दोबारा प्राप्त करना रीपॉलराइज्ड कहलाता है। रीपॉलराइज्ड कंडीशन को हम किस तरह से डायग्राम से दर्शा सकते हैं, रीपॉलराइज्ड में कंडीशन क्या होगी, ये वाली, ये प्लाज्मा झिल्ली। इस प्लाज्मा झिल्ली में जो पहले कंडीशन थी प्लस 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 प्लस, बाहर भी प्लस, माइनस अंदर, ये माइनस अंदर, यानी पहले जो झिल्ली थी ये वाली कंडीशन हमारी पॉलराइज्ड, ये वाली कंडीशन डीपॉलराइज्ड, ये वाली कंडीशन रीपॉलराइज्ड। यानी जो पहले अवस्था थी पॉलराइज्ड कंडीशन में, उसको दोबारा जब प्राप्त किया जाता है उस अवस्था को हम रीपॉलराइज्ड कंडीशन कहेंगे। रीपॉलराइज्ड कंडीशन में वही विराम कला विभव जो है -70 मिलीवोल्ट होता है। तो 3 तरह की अवस्थाएं हैं, इनके अंदर हमको डिफरेंस याद रखना है। पॉलराइज्ड कंडीशन, जब विश्राम अवस्था में जो न्यूरॉन है तो उसके अंदर बाहर प्लस चार्ज,
अंदर माइनस चार्ज होंगे, विराम कला विभव, इस टाइम जो विभव इसमें प्रोड्यूस होगा आयनिक डिफरेंस के कारण उसे विराम कला विभव कहते हैं। वैल्यू -70 मिलीवोल्ट है। जब न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला तो एक जगह पर उसमें चेंजेज आ जाते हैं आयनों में, बाहर नेगेटिव चार्ज, अंदर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस अवस्था को डीपोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं, डीपोलराइज्ड अवस्था कहते हैं। इसमें जो विभव प्रोड्यूस होगा क्रिया विभव कहलाता है। इसके अंदर जो क्रिया विभव की वैल्यू है +30 मिलीवोल्ट होगी। रीपोलराइज्ड कंडीशन, जो कंडीशन पहले थी, डीपोलराइज्ड से पहले जो कंडीशन थी उसको दोबारा प्राप्त करना रीपोलराइज्ड कंडीशन कहलाती है। तो इस तरह से जो तंत्रिका जो झिल्ली है या न्यूरॉन जो है तंत्रिका कोशिका की झिल्ली में 3 कंडीशन पाई जाती हैं। अब तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार होता है, हम इस कंडीशन की बात करें जो पॉलराइज्ड कंडीशन है। पॉलराइज्ड कंडीशन कल मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम आयन जो है, सोडियम पोटेशियम एक पंप काम करता है, एटीपी का यूज करता है, यानी झिल्ली के बाहर। जनरल कंडीशन में झिल्ली के बाहर, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, प्लाज्मा झिल्ली का बाहर वाला हिस्सा, ये इसका कौन सा है, अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। जनरल कंडीशन में बाहर सोडियम आयन अधिक है, अंदर सोडियम आयन कम है। बाहर पोटेशियम आयन कम है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पोटेशियम आयन कम है, अंदर पोटेशियम आयन अधिक है। अब सामान्य रूप से यदि हम बात करें सांद्रता प्रवणता के अनुसार क्या होगा, सोडियम आयन जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, सोडियम आयन बाहर से अंदर की ओर आएंगे, और पोटेशियम आयन अंदर से कहाँ की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं। इस सांद्रता प्रवणता के अनुसार ये प्रोसेस होगी। सोडियम आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएंगे, पोटेशियम आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, और यदि ये अवस्था चलती रही तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। इस साम्य अवस्था को रोकने के लिए एक पंप काम करता है जिसके बारे में कल हमने बात की थी, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, जो ये प्रोसेस जो चलेगी, आयन अधिक या अधिक से कम सांद्रता की ओर आएंगे, ये सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी का उपयोग करके, ऊर्जा का उपयोग करके 3 सोडियम आयनों को बाहर भेज देता है। जो प्लाज्मा झिल्ली है उससे बाहर 3 सोडियम आयनों को भेजेगा, 2 पोटेशियम आयनों को ये कहाँ आने देता है, अंदर। तो हर बार एक प्लस चार्ज का डिफरेंस रह जाता है, बाहर एक प्लस चार्ज क्या हो जाता है, अधिक। बाहर एक प्लस चार्ज अधिक होगा, 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, एक प्लस चार्ज यहाँ पर हमेशा डिफरेंस रहेगा। और इस एक प्लस चार्ज के डिफरेंस के कारण ही कौन सी कंडीशन बनी रहती है, पॉलराइज्ड कंडीशन सामान्य रूप से बनी रहती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, जैसे हमारी ये प्लाज्मा झिल्ली है, जो न्यूरॉन की झिल्ली है, इसमें बाहर की ओर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है बाहर की ओर। कारण अभी मैंने क्लियर कर दिया है, कल के लेक्चर में भी क्लियर किया है, क्यों प्लस बाहर मिल रहा है, क्यों माइनस बाहर मिल रहा है, अंदर माइनस चार्ज। ये कौन सी अवस्था है इसकी, पॉलराइज्ड कंडीशन, विश्राम अवस्था में है, विराम कला विभव है, +-70 वोल्ट इसका चार्ज है, इसका मान है। अब जब इस झिल्ली को स्टिमुलस प्राप्त हुआ, मान लीजिए यहाँ पर इसको एक उद्दीपन प्राप्त हुआ, इस झिल्ली को एक उद्दीपन प्राप्त हुआ, उद्दीपन प्राप्त होगा तो क्या होगा, जैसे हमने एक ए साइट मान ली, ये साइट ए है, यहाँ पर इस झिल्ली को एक स्टिमुलस प्राप्त हुआ,
ये साइट ए है, यहाँ पर झिल्ली को एक उद्दीपन प्राप्त हुआ, स्टिमुलस प्राप्त हुआ। स्टिमुलस प्राप्त होने के कारण जो सोडियम पोटेशियम जो पंप है उसकी एक्टिविटी रुकती है एक तो, सेकंड जो सोडियम आयन के जो चैनल है वो कुछ समय के लिए ओपन हो जाते हैं। ओपन होंगे तो ये प्लस चार्ज अंदर आ जाएगा और माइनस प्लस चार्ज जब अंदर ज़्यादा आएंगे, प्लस वाले आयन सोडियम आयन जब अंदर ज़्यादा आएंगे तो बाहर नेगेटिव चार्ज, अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ चार्ज चेंज होकर प्लस की जगह पर बाहर तो कौन सा चार्ज हो जाता है, माइनस, और अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस। इसी तरह से यहाँ पर अंदर प्लस और बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, क्योंकि जो स्टिमुलस प्राप्त हुआ है वो सोडियम आयन के चैनल को खोल देता है। चैनल को खोल देगा, सोडियम आयन अंदर आएगा, अंदर प्लस चार्ज, बाहर माइनस चार्ज, अंदर प्लस चार्ज, माइनस, बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। पहले कंडीशन थी हमारी पॉलराइज्ड, अब ये जो साइट है केवल इस जगह पर कौन सी कंडीशन हो गई, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ये डीपोलराइज्ड कंडीशन हो गई। अब डीपोलराइज्ड कंडीशन में क्या होगा, अंदर जो प्लस चार्ज आया है, ये प्लस चार्ज के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये प्लस चार्ज आगे इसको किसके अंदर चेंज करेगा, पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव में चेंज होगा, बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये प्लस हुआ, ये प्लस क्या करेगा, इस नेगेटिव वाले को किस में चेंज कर देगा, पॉजिटिव में। अंदर पॉजिटिव हुआ, बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये जो प्लस चार्ज अंदर आया है, पूरी जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर चेंजेज या परिवर्तन लाता है, इसलिए हम इसे क्रियात्मक विभव कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी +30 MV होती है। यानी जो प्लस चार्ज आया है वो अंदर की तरफ जो भी माइनस चार्ज है वहाँ पर क्या करता जाएगा, उसको आगे बढ़ता हुआ उनको प्लस में चेंज करेगा, जिससे बाहर कौन से चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। डीपोलराइज्ड कंडीशन आएगी, डीपोलराइज्ड कंडीशन। अब जब इसने इस प्लस ने इसको प्लस में चेंज कर दिया तो यहाँ वापस कौन सी कंडीशन आ जाती है, माइनस। यहाँ पर वापस माइनस की कंडीशन आएगी, बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, जिसे हम क्या बोल देंगे, रीपोलराइज्ड कंडीशन। तो इस तरह से तीनों कंडीशन झिल्ली के अंदर बनाई रखी जाती है, पोलराइज्ड कंडीशन, डीपोलराइज्ड कंडीशन और रीपोलराइज्ड कंडीशन। और इन कंडीशन के थ्रू ही झिल्ली के अंदर नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। इन कंडीशन के कारण नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति होगी, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होगी। अब इसको पूरा हम तीनों कंडीशन को एक साथ यदि हम दिखाएं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली, तीन कंडीशन एक साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कंडीशन। फर्स्ट वाला जो है वो कौन सी अवस्था को दर्शाता है, पोलराइज्ड। इसमें हम पोलराइज्ड कंडीशन को दिखाएंगे। ये वाला जो है डीपोलराइज्ड को, डीपोलराइज्ड कंडीशन को, और ये वाला जो है रीपोलराइज्ड को। पोलराइज्ड कंडीशन हमने तब से पढ़ा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज, बाहर दोनों साइड प्लाज्मा झिल्ली के पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव। ये पोलराइज्ड कंडीशन है, पूरा हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। -70 MV इसके अंदर विराम कला विभव होता है। जब इस पोलराइज्ड जो न्यूरॉन है इसको स्टिमुलस गेन हुआ, यहाँ पर बाहर से इसे क्या मिला, उद्दीपन। उद्दीपन जब प्राप्त होगा तो एक स्थान पर, जैसे एक स्थान हमने मान लिया ये साइट ए, ये स्थान है साइट ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइट ए। बाकी जगह तो चार्ज वही रहेंगे, प्लस 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 प्लस, बाहर यहाँ भी प्लस कंडीशन, प्लस चार्ज।
अंदर माइनस चार्ज रहेगा, माइनस माइनस, ठीक है। उद्दीपन प्राप्त हुआ, स्टिमुलस कौन सी साइड पर मिला, साइड ए पर मिला। यहाँ क्या चेंजेज होगा, बाहर जो यहाँ प्लस चार्ज था उस प्लस चार्ज के स्थान पर बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा, स्टिमुलस मिलने पर जो सोडियम आयन के चैनल है वो खुल जाएंगे, सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे, इसलिए अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की ओर नेगेटिव चार्ज। सेम कंडीशन नीचे वाली लेयर में होगी, अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज, बाहर की ओर कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव। ये जो अवस्था हमें साइट ए पर दिखाई दे रही है, साइट ए पर जो कंडीशन हमको दिखाई दे रही है, इस कंडीशन को डीपोलराइज्ड कंडीशन के नाम से जाना जाता है, विध्रुवित अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर इसका विध्रुवण हो गया, इसके बाद क्या होगा, अंदर जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के पास में यहाँ पर कौन सा चार्ज पाया जा रहा है, माइनस। अब एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इसको किसके अंदर चेंज करने का काम करेगा, प्लस में। यहाँ पर ये चेंज हुआ, प्लस हुआ, यहाँ अंदर प्लस हुआ, बाहर जो चार्ज है वो प्लस की जगह पर कौन सा हो जाता है, नेगेटिव। ये सारा जो प्रोसेस है तब तक चलती है, आगे भी यही प्रोसेस चलेगी। ए प्लस चार्ज इसको किस में बदल देगा, प्लस में, बाहर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, फिर प्लस, बाहर नेगेटिव। और ये कंडीशन कब तक चलती है, जब तक कि पूरे के पूरे न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्स है उसको भेज नहीं दिया जाता है। जब इस चार्ज ने यहाँ पर, इस प्लस ने इसको प्लस में चेंज किया तो यहाँ ये क्या हो जाता है, माइनस। कौन सी कंडीशन प्राप्त हो जाती है, जो पोलराइज्ड कंडीशन थी वो दोबारा यहाँ पर प्राप्त होगी। जैसे इस साइड को हमने बोला साइट बी, ये जो हिस्सा है इसको हमने नाम दे दिया कौन सा, साइट बी, स्थल बी है ये। इस साइट बी पर क्या होगा, जो प्लस चार्ज है वो आगे जाकर अंदर जो माइनस था उसको प्लस में चेंज किया, उसने फिर आगे जाकर अंदर जो माइनस था उसको प्लस में चेंज किया, तो पीछे वाला जो साइट ए है वो वापस अपनी जो नॉर्मल कंडीशन थी उसको गेन कर लेगा। उसको हम किस तरह से दर्शा सकते हैं रिपोलराइज्ड में, प्लस प्लस, दो साइट यहाँ पर हमको बनानी है, एक साइट बी, एक कौन सी साइट है, साइट ए, साइट ए, साइट बी। बाहर वही प्लस चार्ज, अंदर यहाँ पर सब जगह माइनस चार्ज, जब साइट ए का प्लस चार्ज साइट बी के इस माइनस चार्ज को प्लस में बदलेगा तो साइट ए जो नॉर्मल कंडीशन थी या फिर पोलराइज्ड कंडीशन थी उसको दोबारा प्राप्त करता है। अब साइट ए पर क्या कंडीशन हो जाएगी, बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। साइट बी पर क्या कंडीशन रहेगी, बाहर नेगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज। ये जो चेंज जो हुआ है, यहाँ माइनस था बाहर, यहाँ प्लस हो गया है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया है, यानी जो न्यूरॉन झिल्ली थी उसकी साइट ए ने अपनी पोलराइज्ड कंडीशन को दोबारा गेन कर लिया है। इस कंडीशन को प्राप्त करने की क्रिया रीपोलराइज्ड कंडीशन कहलाती है, रीपोलराइज्ड। यानी साइट ए जो है, साइट ए रीपोलराइज्ड हो गया, साइट बी, ये साइट बी है, साइट बी क्या हो गया, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। साइट बी डीपोलराइज्ड हुआ है, साइट ए रीपोलराइज्ड हुआ है। इस तरह से ये जो चार्ज है ये चार्ज आगे तक कंटिन्यू होगा और जो इम्पल्स है उसको पूरे न्यूरॉन के अंदर भेजा जाएगा। अब जब ये चार्ज आगे जाएगा, चेंजेस क्या आते हैं, माइनस की जगह कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। बाहर चेंजेज हो जाएंगे, बाहर जो प्लस चार्ज था उस प्लस चार्ज की जगह पर कौन से चार्ज प्रोड्यूस होंगे, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस माइनस। ये कंडीशन डीपोलराइज्ड थी। आगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है
अब जैसे ये वाला हिस्सा इसने इसको करा, फिर ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर अंदर, ये बी साइड पे क्या होगा, बी साइड का चार्ज जब आगे जाएगा अगले साइड पर जाएगा तो बी साइड फिर से रिपोलराइज्ड, बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज और बाहर प्लस चार्ज। ये यहाँ पर प्लस हुआ, ये बाहर माइनस है, इससे जब आगे जाएगा फिर ये रिपोलराइज्ड हो जाएगी। तो इस तरह से जब तक आवेग को पूरी न्यूरॉन के अंदर तक नहीं भेज दिया जाता है, पूरे न्यूरॉन में जब तक संचरण नहीं होगा तब तक ये रिपोलराइज्ड डिपोलराइज्ड कंडीशन चलती है। और इस तरह से तंत्रिका आवेग का प्रेषण या संदेश, जो तंत्रिका आवेग है उसको भेजने का काम किया जाता है, प्रेषण का काम किया जाता है। यहाँ पर हमने ये समझा है जो नर्व के अंदर इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूरॉन के अंदर तंत्रिका आवेग उत्पन्न क्यों होता है, किस तरह से इसको न्यूरॉन में, झिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम किया जाता है। इसके बाद हम ये स्टडी करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग किस तरह से जाते हैं। ये तो न्यूरॉन के अंदर हमने तंत्रिका आवेग को समझा है, ये न्यूरॉन है पूरा, जो ये हमने प्लाज्मा झिल्ली बनाई है किसकी है, न्यूरॉन की। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कल मैंने बताई थी, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सिनेप्टिक नॉब था, एक्सॉन था, ये जो था हमारा साइटोन वाले पार्ट के बारे में कल हमने पढ़ा था, ये साइटोन है। तो ये जो हमने देखा है ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली हमने बनाई है ये एक्सॉन वाला पार्ट है, उस पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से इन तंत्रिका आवेगों को भेजा जाता है उसकी स्टडी हम अब आगे करेंगे। रोक देना। तो तंत्रिका आवेग न्यूरॉन में किस तरह से उत्पन्न होता है उसके बारे में अभी हमने स्टडी किया। अब हमें आगे ये पढ़ना है जो तंत्रिका आवेग है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग को सिनेप्स के द्वारा भेजा जाता है। यानी सिनेप्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा एक जो इम्पल्स है, एक जो आवेग है उसको दूसरे न्यूरॉन के अंदर, दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर भेजा जाता है। सिनेप्स होता क्या है, सिनेप्स का फॉर्मेशन किस किस से होगा, इसको हम जैसे एक न्यूरॉन वाला पार्ट है, एक न्यूरॉन का हिस्सा है, ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ये इसकी सिनेप्टिक नॉब हो गई। इसी के साथ अटैच यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट है और ये इसकी सिनेप्टिक नॉब होगा। अब सिनेप्स हम किसे कहेंगे, ये यहाँ पर निकले रहते हैं डेंड्राइट्स, कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, यहाँ डेंड्राइट्स निकले रहेंगे इस तरह से, डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, यहाँ भी डेंड्राइट्स निकले रहते हैं। सिनेप्स का फॉर्मेशन किन किन के द्वारा किया जाता है। पहला तो सिनेप्स के निर्माण में सिनेप्स को बनाने वाली स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फर्स्ट को क्या बोला जाता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन भी हम इसको बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन वर्ड बाद में काम में लेंगे। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। दूसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर होगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट या दरार इसको बोला जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तीसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर सिनेप्स का फॉर्मेशन करती है। अब क्या है ये जो है यहाँ बीच में दो न्यूरॉन के बीच में जो ये गैप हमें दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हिस्सा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट या दरार।
दो न्यूरॉन के बीच का जो खाली स्थान जिसके अंदर लिक्विड भरा रहेगा, इसको मैं इस तरह से दर्शाऊं, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, दो न्यूरॉन के बीच का खाली स्थान जिसमें लिक्विड भरा रहता है। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाला न्यूरॉन, ये पहले वाला न्यूरॉन है, इसको बोला जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और बाद वाला जो न्यूरॉन होगा, इस वाले न्यूरॉन को क्या बोला जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये तीनों संरचनाएं आपस में मिलकर, ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देती है? सिनेप्स का। और सिंपल वे में हम बोलें, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को ही हम बोल सकते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या झिल्ली। सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्टिक दरार है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या झिल्ली। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिख रही है, एक तो ये डेंड्राइट वाले हिस्से, इसके ये एक्सॉन वाले हिस्से, ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। दो तंत्रिकाओं को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे सिनेप्स कहेंगे। किस किस से बना है? प्री सिनेप्टिक झिल्ली से जो न्यूरॉन है, पहले वाला जो न्यूरॉन है उसके तो एक्सॉन वाले पार्ट से, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके कौन सा पार्ट? डेंड्राइट पार्ट। और दोनों के बीच में जो क्लेफ्ट या दरार पाई जा रही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इनसे मिलकर सिनेप्स का फॉर्मेशन होगा और तंत्रिका आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम इस सिनेप्स स्ट्रक्चर के द्वारा, सिनेप्स संरचना के द्वारा किया जाता है। बनती किन किन से है? प्री सिनेप्टिक झिल्ली, ये वाली जो झिल्ली है, जो न्यूरॉन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसकी जो एक्सॉन के नीचे जो शाखाएं पाई जा रही है उनकी सिनेप्टिक नोब इसमें आएगी। फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो डेंड्राइट्स इसमें आते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक खाली स्थान मिलेगा जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, जिसमें लिक्विड भरा रहता है। अब जो सिनेप्स है, ये इसकी स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया। सिनेप्स द्वारा जो तंत्रिका आवेग का संचरण है दो प्रकार से होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल या विद्युत संचरण, और दूसरा होता है रासायनिक संचरण। यानी जो सूचनाएं हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में दो तरह से जा सकती है, एक विद्युत संचरण, एक रासायनिक संचरण। इलेक्ट्रिकल इम्पल्शन बोल सकते हैं, केमिकल इम्पल्शन बोलेंगे। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल जो विद्युत संचरण है, इसके अंदर, इसमें यदि हम सिनेप्स को बनाएं विद्युत संचरण में, फर्स्ट टाइप के में विद्युत संचरण है, उसमें क्या होगा? जैसे विद्युत संचरण में या इलेक्ट्रिकल जो संचरण है इम्पल्स का, उसके अंदर प्री सिनेप्टिक, उसके अंदर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन झिल्ली और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली, सिनेप्टिक झिल्ली के बीच बहुत कम स्पेस होता है। इन झिल्लियों के बीच जो स्पेस है, ये स्पेस हमको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस कैसा पाया जाएगा? कम। ये जो स्पेस है क्लेफ्ट जो है बहुत कम पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मैसेजेज को डायरेक्ट प्री सिनेप्टिक झिल्ली से किस में भेज दिया जाएगा? पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में। कोई केमिकल का यूज नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आ रहे हैं उनको डायरेक्ट प्री सिनेप्टिक झिल्ली से पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में भेज दिया जाएगा। तेज़ी से संचरित होते हैं, जो मैसेज है उनका तेज़ी से संचरण होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजा जा रहा है। सेकंड टाइप का जो है हमारा रासायनिक संचरण। केमिकल संचरण में क्या होगा? जैसे ये प्री सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक झिल्ली, ये पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली, इन दोनों के बीच जो गैप या स्थान है सिनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है?
ये अभी ऊपर मैंने बताया प्री सिनेप्टिक झिल्ली, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या झिल्ली है, ये पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली है, पोस्ट सिनेप्टिक क्या है झिल्ली। इन दोनों के बीच गैप ज़्यादा है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट तंत्रिका आवेग नहीं जाता है। इनमें तंत्रिका आवेग को भेजने के लिए इस तरह की वेसिकल्स होती है। इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ये है सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल। और सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अंदर जो डॉट से दर्शाया है न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर भरा हुआ। तंत्रिका पेशी पदार्थ है, सामान्य रूप से इसका हम उदाहरण याद रख सकते हैं ACH, एसिटिल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। इनमें क्या होगा, इम्पल्स जब आएगा इसमें ऊपर से, तो इस इम्पल्स को जब ये ग्रहण करेगी, ये जो तंत्रिक अक्ष है इसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है न्यूरॉन के द्वारा, तो इम्पल्स को ग्रहण करने के बाद, उद्दीपन को ग्रहण करने के बाद ये सिनेप्टिकल वेसिकल क्या होती है, टूट जाती है। टूटने के बाद इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर फ्री होगा, न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाई जा रही है, खाली जगह अभी मैंने बताई थी, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट या दरार इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर दिया जाएगा, मुक्त। न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त हुए। इन न्यूरोट्रांसमीटर को पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित ग्राही ग्रहण करते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली है, इस पर पाए जाने वाले ग्राही है, ये इन न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करेंगे। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण करेंगे तो इनके अंदर एक नया पोटेंशियल उत्पन्न होगा। और इस तरह से जो सेकेंड टाइप का है हमारा केमिकल वाला, जो हमने पढ़ा है रासायनिक संचरण, जो है रासायनिक संचरण के अंदर हर बार नया विभव उत्पन्न होता है। और इसमें जो आवेगों का संचरण है वो धीमी गति से होता है, धीमी गति से आवेगों का संचरण होगा। तो दो तरह की विधियां हैं इसके अंदर। फर्स्ट विधि हमने पढ़ी है विद्युत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जो जाते हैं, विद्युत संचरण। और दूसरी विधि कौन सी पढ़ी है, रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण में डायरेक्ट एक जो न्यूरॉन का भाग है एक्सॉन, उससे दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जाएंगे, तेजी से संचरित होंगे। और रासायनिक संचरण में जो इम्पल्स है उसके अंदर किसको काम में लिया जाता है, सिनेप्स को। जो प्री सिनेप्टिक झिल्ली है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल है, उद्दीपन प्राप्त हुए सिनेप्टिक वेसिकल फटेगी, ACH को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मुक्त करेगी। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो ACH है उसको पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के ग्राही ग्रहण करेंगे और उनमें फिर दोबारा से जो पोटेंशियल है या विभव उत्पन्न होगा। और मनुष्य के अंदर जो विद्युत संचरण वाली जो प्रोसेस है यह बहुत कम पाई जाती है। ज़्यादातर जो हमारे अंदर आवेगों का संचरण है रासायनिक संचरण विधि द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो संचरण है आवेगों का इस विधि द्वारा होगा। ये विद्युत संचरण वाली विधि हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये दो प्रकार के संचरण हमने पढ़े हैं, एक विद्युत संचरण और दूसरा रासायनिक। इसमें तेज़ी से होगा, इसमें धीमी गति से होगा। अच्छा कौन सा है, ये वाला अच्छा है, रासायनिक संचरण अच्छा है, इसीलिए हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें हर बार नया इम्पल्स उत्पन्न हो रहा है जिससे जो करंट है उसका लॉस नहीं होता है। यहाँ हर बार कोई इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए करंट का लॉस हो सकता है। इसलिए ये विद्युत संचरण और रासायनिक संचरण में से बेटर ये रासायनिक संचरण होता है। इसीलिए हमारे शरीर में तंत्रिका आवेगों को इस विधि के द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो तंत्रिका आवेग का संचरण है सिनेप्स के द्वारा किस प्रकार से संपन्न किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया है। एक तंत्रिका आवेग किस तरह से उत्पन्न होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया है। थैंक यू।